नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है वैसे 25 जून, बट क्योंकि कल ये न्यूज़ एनालिसिस नहीं किया गया था, सो इसीलिए 24 के भी चीज़ों को इंक्लूड की जाएंगी करंट अफेयर्स को, राइट। और वैसे देखिए, अगर आपको हर A to Z 24 का अगर इंक्लूड करें ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 24 का भी कुछ इंक्लूड किया है और इवेंचुअली धीरे धीरे जो है ना सब में इंक्लूड करते जाएंगे, जिससे आप लोग को एक साथ पूरा बर्डन जिससे सिर पे ना पड़ जाए, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डाउनलोडिंग लिंक दोस्तों इस पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से कृपया इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं भद्रा आईएएस अकेडमी में, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadraiasacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से एक फ्रंट पेज में सबसे पहला न्यूज़ आपको दिखेगा। असम गवर्नमेंट जो है जुलाई 1 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन को एकदम सख्त से इम्प्लीमेंट करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी दिख गया दैट ये यूज़ किया जा रहा है, देन ₹500 स्पॉट फाइन लगा दिया जाएगा। ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में वैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे इस टाइप के देखो चम्मच, इस टाइप के ग्लास, राइट। क्या आप इसका इस्तेमाल होता है? और मतलब एक टाइम इस्तेमाल सिर्फ करते हो आप, राइट, बार बार आप नहीं करते हो, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर में भी बोला गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक आर ऑफ लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक में भी उस टाइप के प्लास्टिक को, जैसे पॉलीथीन बैग्स आपने देखा है, तो उस टाइप के पॉलीथीन बैग को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, जो क्या 100 माइक्रोन से एकदम कम है। जैसे इस टाइप के पॉलीथीन जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, उस टाइप के, है ना। बिल्कुल अभी देखो कौन कौन सा पॉलीथीन बैग चल रहा होगा, आपको देखोगे मोटे मोटे वाइट कलर के चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो सब भी अगर 100 माइक्रोन से ज़्यादा का है तब तो ठीक है, चलेगा, बट उससे कम वाला बिल्कुल बैन किया जा रहा है। एनीवेज, नेक्स्ट दोस्तों, असम ट्रिब्यून का एक नेक्स्ट न्यूज़ दिया गया था रिगार्डिंग फ्लड, जो क्या बहुत ज़्यादा नेसेसरी है टू मेंटेन द काजीरंगाज इकोलॉजी। ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूज आप हो सकते हो, अरे भाई ये तो बोला जाता है दैट काजीरंगा में फ्लड तो मतलब लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाता है, बट यहाँ पे इसको नेसेसरी क्यों बोल दिया गया। देखो क्या है ना, काजीरंगा का अगर इकोलॉजी देखोगे तो ऐसा नहीं दैट 1-2 साल से फ्लड आ रहा है वहाँ पर। फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल फ्लड्स वहाँ पे हमें देखते ही हुआ है, और वहाँ की इकोलॉजी ने अडेप्ट कर चुका है, उस रीजन के इकोलॉजी ने फ्लड से, राइट। वहाँ के जानवरों ने भी अडेप्ट कर चुका है फ्लड से। इसीलिए तो कुछ दिन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना दैट हम लोगों ने हाईलैंड्स क्रिएट किया जा रहा है उन रीजन्स में, जिससे वहाँ पर जो है कुछ जंगली जानवर जो है आराम से उन हाईलैंड्स में जाके रह सकते हैं। ये हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, बट इस आर्टिकल में बोला गया है दैट काजीरंगा के इकोलॉजी को सस्टेनेबल बनाने के लिए फ्लड प्लेन टाइप्स में जो काजीरंगा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लियरली बोला गया है फ्लड्स आर नेसेसरी फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क फॉर मेंटेनिंग द ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड वेजिटेशंस। इनफैक्ट अगर पूरा काजीरंगा आप देख लीजिएगा, मोर देन 52% ऑफ एरिया वहाँ का ग्रासलैंड से ढका हुआ है, और ग्रासेस को ये फ्लड का पानी चाहिए होता है जिससे वो अपने ग्रोथ को सस्टेन कर सके, राइट। तो एक तो ये रीज़न है। मोर ओवर ये भी बोला गया दैट ड्यूरिंग द फ्लड्स वाटर बॉडीज इनसाइड काजीरंगा रीडिस्ट्रीब्यूटेड फिशेस स्पीशीज थ्रू आउट ब्रह्मपुत्र। अब देखो क्या है ना, सोचो से फॉर एग्जांपल ये है काजीरंगा, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र गुजर रहा है। अब काजीरंगा के भीतर में भी तो ऐसे बहुत सारे वाटर बॉडीज है ना, छोटे मोटे, है ना। तो इन वाटर बॉडीज में कुछ ऐसे फिशेस के स्पीशीज होते हैं ना जो क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब देखो क्या है ना, दैट मेन ब्रह्मपुत्र में तो इतनी फिशिंग एक्टिविटीज की जाती है जिससे इन फिशेस को यहाँ पे पकड़ के खत्म कर दिया जाता है कभी कभी तो, राइट। तो अपने आप को फिर से रिवाइव कैसे करते हैं ये फिश स्पीशीज। अब देखो ये फिश स्पीशीज लेकिन इन काजीरंगा नेशनल पार्क में जरूर मिलते हैं, है ना। बट अब जब फ्लड आ जाती है ना तो क्या होता है दैट फ्लड का पानी इन रीजन्स में भी घुस जाता है ना। तो यहाँ से क्या होता है, ये फिश स्पीशीज जो है इधर से तैर के अल्टीमेटली मेन ब्रह्मपुत्र में चले जाते हैं, समझ रहे हो। तो वही चीज बोला गया है दैट इनसाइड वाटर बॉडीज, वैसे वाटर बॉडीज जो कि काजीरंगा के भीतर है, राइट, वहाँ से बहुत सारे ऐसे फिश स्पीशीज है जो कि अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टू दीज रीजन्स,
However, floods above 75% is harmful. वैसे तो बोला गया, देखो फ्लड्स अगर देख लोगे 60-65% तक वो कहीं ना कहीं ठीक भी है, बट अगर एक्सेसिव यूज हो जाता है वो लेकिन काजीरंगा के इकोलॉजिकली हार्मफुल है। अच्छा, मतलब ये तो समझ गए दैट हाँ फ्लड्स जो है सब समय मतलब काजीरंगा के लिए फ्लड्स जरूरी चाहिए होगा, है ना। एंड सब समय हम नहीं बोल सकते दैट उनके लिए हार्मफुल है। हाँ, एक्सेसिव फ्लड अगर आ जाए तो ज़रूर हार्मफुल है, बट हाँ उनके इकोलॉजी के, वहाँ के इकोलॉजी ने अपने आप को अडेप्ट ही कर चुका है इस टाइप के फ्लड टाइप के सिचुएशन से। नेक्स्ट, आसाम ट्रिब्यून से ही ये न्यूज़ लिया गया, कल्टीवेशन ऑफ न्यू राइस वैरायटीज हैज़ गॉट ऑफिशियल नोट। नाउ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ दिन पहले बोला था दैट हम 4 वैरायटीज ऑफ राइस को निकाल रहे हैं, जिसमें 2 हाई प्रोटीन वैरायटीज होंगी और 2 वैसी वैरायटीज होंगी जो क्या क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज, जिसमें हाई प्रोटीन एंड हाई जिंक वैरायटीज का नाम दिया गया था CR धन 310, CR धन 311, और 2 क्लाइमेटिक रेजिस्टेंट वैरायटीज जो क्या ऑफ कोर्स सबमर्जेंस या फिर पेस्ट या फिर ड्रॉट से भी लड़ सके अपने आप को, उस टाइप के वैरायटीज का नाम दिया गया था CR धन 801, CR धन 802, राइट। अब फाइनली इस टाइप के राइट वैरायटीज को आसाम में उगाने के लिए ऑफिशियल नोड मिल गया है, मतलब अभी आसाम के फार्मर्स जो है इस टाइप के राइस वैरायटीज को आराम से उगा भी पाएंगे। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है दैट इनमें सोचो बहुत सारे ऐसे राइस होती है ना जहाँ पर प्रॉपर प्रोटीन प्रॉपर जिंक कंटेंट नहीं होता है, राइट, बट इनमें जो है प्रॉपर प्रोटीन प्रॉपर जिंक कंटेंट होगा, राइट। ये कुछ ऐसे वैरायटीज़ होंगी जो क्या आराम से अगर बाई चांस फ्लड भी आ जाए तो उसके सबमर्जेंस झेल लेंगी, पेस्ट अगर आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ड्रॉट अगर आ जाए तो भी उस टाइप के सिचुएशन से लड़ सकती है। समझ रहे हो, मतलब ओवरऑल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नॉर्मल राइस वैरायटीज़ में नहीं होते हैं वो इस टाइप के राइस वैरायटीज़ में बिल्कुल होगी, राइट। और ये किसके द्वारा निकाला, मतलब मैन्युफैक्चर किया गया है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में अगर देख लेते हैं तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, कटक उड़ीसा में ये लोकेटेड है। इसकी पेरेंट एजेंसी है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। वर्किंग क्या काम करती है? नाउ इन इंस्टीट्यूट का, दैट इज नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन में, है ना। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आपको पता ही है। इनफैक्ट यही नहीं, ये एक नोडल एजेंसी भी है फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। अभी जो बात की जा रही है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, वैसे तो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही हम लोगों ने देखा है ना, बट अभी ईस्टर्न इंडिया में भी तो बात की जा रही है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने को, तो उसके ऊपर में भी ये बहुत एक अच्छा काम कर रही है। इनफैक्ट ये राइस वैरायटी जो निकाला जा रहा है तो ये भी एक प्रोमिनेंट, आप बोल सकते हो दैट एक प्रोमिनेंट अचीवमेंट है एंड नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, है ना, इन ब्रिंगिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। समझ रहे हो बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बोला गया है। नाउ यूनियन रूरल मिनिस्ट्री ने बोला है दैट सरकार ने जो ऑर्डर दिया है टू डिसकंटिन्यू मैनुअल असिस्टेंट नरेगा वर्कर्स के लिए, उसको सरकार को फिर से वापस लेना पड़ेगा। देखो अभी तक क्या होता था ना दैट कोई भी अगर नरेगा स्कीम के अंडर कोई भी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका 20 या फिर 20 से ज़्यादा वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें मैनुअल अटेंडेंस से भी काम चल जाता था, ठीक है। मतलब मैनुअली लोग जाके वहाँ पे वो लेते थे अटेंडेंस। बट अभी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें बोला गया अगर 20 वर्कर से ज़्यादा उसमें काम कर रहे हैं तो उसको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। और इसी से आपको बेसिकली नरेगा वर्कर्स के बारे में बतलाना पड़ेगा दैट कौन कौन नरेगा वर्कर्स एक्चुअली इसमें हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है दैट NMMS ऐप, दैट इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप, ये परमिट करता है रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स। क्योंकि आप सोचो, आप यहाँ पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 100 वर्कर्स काम कर रहा है, तो आप उस मोबाइल से आराम से खींच लिए फोटो उन सबका, है ना। आपने उस रीजन को जियो टैग भी कर लिया दैट आप भी वहाँ पर प्रेजेंट हो, राइट, और वो वर्कर्स भी वहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि सबका फोटो तो आपने ले लिया, विच विल इंक्रीज द सिटीजन ओवरसाइट। अब क्योंकि सब कुछ डेटा सरकार के पास जा रहा है तो ऑफकोर्स सिटीजन्स भी शायद कुछ ऐसा प्रोविजन है जहाँ से
लोग भी जज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये किसका पैसा है, हम लोगों का ही टैक्स का दिया हुआ पैसा है, राइट। तो इसको ओवरसाइट करना भी ईजी हो जाता है। दिस वुड ऑल्सो इनेबल नॉट ओनली better record keeping of inspections by field and supervisory officials but also facilitate analysis of finding of better program implementation। मतलब undoubtedly रिकॉर्ड कीपिंग का तो बहुत एक महत्वपूर्ण जरिया है ही ये ऐप, राइट। बट साथ ही साथ अगर इस ऐप से हमें एक पैटर्न तो दिखेगा ना, दैट कैसे कैसे काम किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर प्रॉपरली चीज़ें इंप्लीमेंट की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर नहीं की जा रही तो उसके बेसिस पे बेसिकली कैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, मतलब फ्यूचर में इस प्रोग्राम का बेटर इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर से बात की जाएगी। नेक्स्ट, ब्रिक्स सपोर्ट डायलॉग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशियन प्रेसिडेंट ने कॉल किया है दैट स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें ब्रिक्स को। एक वर्चुअल मीटिंग जो कि कंडक्ट किया गया था चाइनीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा उनके मीटिंग में, ठीक है। GS2 के पर्सपेक्टिव में इस टॉपिक को आराम से रिलेट कर सकते हो। अच्छा, अब इस आर्टिकल में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं ना दोस्तों, जो क्या आप अगर GS का आंसर लिख रहे हो, कोई भी GS का, अगर इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव में अगर वो आंसर हो, फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस फ्यूचर में कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, या फिर इंडिया कोई भी मिडिल ईस्ट का रिलेशंस कैसे इवॉल्व कर सकता है, इंडिया का किसी के साथ, कोई भी देश के साथ अगर रिलेशंस कैसे इवॉल्व हो सकता है, तो उनमें आप यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आप आराम से इंक्लूड कर सकते हो। चलो डिस्कस करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रिक्स इन पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, और चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोला है दैट देखो कोल्ड वॉर मेंटालिटी से हमें दूर जाना पड़ेगा, और ये जो दुनिया भर में देख रहे हैं यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाया जा रहा है बाय यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ओवर द रशियन फेडरेशन, तो ये सब से भी हमें कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ेगा। इस सब के बचकाना हरकत हमें नहीं करना चाहिए। एनीवेज, अब देखो स्टार्ट होता है वो सब पॉइंट्स जो कि आप अपने नोट्स कॉपी में बिल्कुल से लिख लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दैट हम किस किस एरियाज में प्रैक्टिकली कोऑपरेट कर सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, सैटेलाइट रिलेटेड एग्रीमेंट्स डिफरेंट ब्रिक्स देशों के साथ किया जा सकता है। कोविड रिसर्च एंड डेवलपमेंटल सेंटर सेटअप किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में। Mutual recognition of pharma products including COVID vaccines and all, right? तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में किया जा रहा है। Anyways, PM at BRICS Business Forum Meet, क्या क्या बोला है उन्होंने? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट हमारे देश में आने वाले समय में 7.5% इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रपोज भी किया है एक ब्रिक्स बिजनेस फोरम के बारे में, है ना, जो क्या एक प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है फ्यूचर में फॉर रेगुलर एक्सचेंज ऑफ स्टार्टअप्स इन ब्रिक्स कंट्रीज। क्योंकि देखो स्टार्टअप्स ही एक ऐसा कल्चर होता है ना, जो क्या कोई भी अगर देश में आ गया तो ऑफकोर्स वो देश बहुत तगड़े तरीके से डेवलप कर सकता है। एंड सबसे अच्छा एग्जांपल आप USA का देख लो, ठीक है। अब जितने बड़े बड़े कंपनीज देख लो, गूगल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, वो सब क्या है, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्टअप्स ओनली, राइट। सो ही हैज आल्सो कॉल्ड फॉर अ डायलॉग ऑफ इनोवेशन लेड इकोनॉमिक रिकवरी। की पिलर्स ऑफ इंडियाज करंट इकोनॉमिक रिकवरी इज टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ। इनफैक्ट इनोवेशन फ्रेंडली पॉलिसीज इन मेनी एरियाज लाइक स्पेस, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ड्रोन्स, जियो स्पेशल। आप बताओ ना, ये सारे पॉइंट्स को क्या आप डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर सकते हो क्या, है ना। आप ये नहीं लिख सकते हो दैट हाँ इनोवेशन लेड इकोनॉमिक रिकवरी हमें के बारे में हम लोग बात करना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज के साथ। अगर कोई भी देश के साथ इस टाइप से फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गया तो इंडिया का करंट इकोनॉमिक रिकवरी इज अ टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ, ऑफ कोर्स, है ना। इनोवेशंस फ्रेंडली पॉलिसीज, द वैल्यू ऑफ इंडियन डिजिटल इकोनॉमी विल रीच $1 ट्रिलियन बाय 2025, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है ना। ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस की भी बात की गई है, विच कैन अंडरटेक अ स्टडी ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रिक्स फोरम मीट में बोली गई हैं। नेक्स्ट, नेगेव डिजर्ट के बारे में न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इजराइल ने अनकवर किया एक रेयर अर्ली मॉस्क। कहाँ पे? नेगेव। देखो ये हमारे मिडिल ईस्ट का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये इजराइल है, ये वाला पोर्शन है ना, इस रीजन में नेगेव डेजर्ट है, देख रहे हो क्लियरली, है ना।
ना कहा जा रहा है ये मॉस्क जो डिस्कवर किया गया ये 12,000 साल से भी पुराना, सॉरी 1200 साल से भी पुराना मॉस्क है ना। मॉस्क इज लोकेटेड इन नेगेव डेजर्ट विच कंटेन्स अ स्क्वायर रूम एंड वॉल फेसिंग। चलो ये तो खैर ये सब तो मॉस्क के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की गई है, इतनी स्पेसिफिकेशन आपको जाननी नहीं है। अगर आपको पूछेगा भी तो ऐसा पूछ सकता है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस जो पैटर्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में भी आप देख लेना, है ना, ऐसा पूछ लेगा दैट हाँ ये प्लेस न्यूज़ में था, ये कहाँ पर बिलोंग करता है, राइट। तो उस टाइप से पूछा जाएगा तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट इट। एनीवेज नेगेव डेजर्ट अगर देखोगे इसका आंसर ये है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट डच डिजीज। डच डिजीज है क्या? ये क्या कोई डिजीज है क्या, हेल्थ रिलेटेड डिजीज? ना 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 ना, हेल्थ रिलेटेड डिजीज नहीं है। देखो क्या होता है ना, ये एक इकोनॉमी का टर्म है ना। क्या बोल रहा है ये इकोनॉमी का टर्म भाई? फॉर एग्जाम्पल सोचो कोई एक ऐसा देश है जहाँ पे अचानक से तेल मिल गया उस देश में, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है उस देश से लोग तेल खरीदना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उस देश में फॉरेन करेंसी आती रहेगी। जितना फॉरेन करेंसी आएगी तो उस देश के अपने करेंसी का मतलब वैल्यू बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी उस देश का करेंसी तो बहुत कम जाएगा ना वहाँ पे, तो उस देश का करेंसी ओवरऑल वैल्यूएबल हो जाएगा। अगर वैल्यूएबल हुआ तो क्या हो जाएगा, वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक्सपोर्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का करेंसी एप्रिशिएट कर रहा है। ध्यान रखना, कोई भी देश का अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है तो उस देश के लिए एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाता है, बट कोई भी देश का करेंसी अगर एप्रिशिएट कर रहा है तो उस देश के लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब डच डिजीज़ क्या बोलता है? डच डिजीज़ भी यही बोलता है दैट अगर कोई देश में कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर मिल गया, फॉर एग्जांपल तेल का खदान मिल गया, ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है दैट अक्रॉस द सेक्टर्स ग्रोथ जो है ना वहाँ पे अनइवन हो सकता है ना। सवाल होता है अनइवन कैसे होगा भाई ग्रोथ? देखो जैसे मैंने बोला ना दैट यहाँ की करेंसी एप्रिशिएट करेगी, है ना, मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स ऑफ ग्रोथ होंगे जो क्या बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, मतलब लाइक कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर चीजें महंगी होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखो क्या होना है, एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज एप्रिशिएटिंग, राइट। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे जिसको डिस्करेज करेगा टू एक्सपोर्ट। इनफैक्ट उनको इंपोर्ट किया जाएगा बाहर से। क्यों? क्योंकि बाहर में चीपर ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट है ना। तो इससे नुकसान क्या हुआ, इनके इकोनॉमी को नुकसान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है दैट हर सेक्टर को नुकसान सहना पड़ता है। इस सेक्टर में कुछ सेक्टर है जहां पर अनइवन ग्रोथ हमें देखने को मिलता है ना। तो यही है डच डिजीज। याद हो गया क्या है? डच डिजीज एक इकोनॉमिक टर्म है, ये कोई एक ऐसा डिजीज नहीं है एज सच, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निक्सटमलाइजेशन। निक्सटमलाइजेशन होता क्या है? ये एक मेथड है जिसके थ्रू एंशिएंट पीपल क्या करते थे, अब कहाँ का, मीजो अमेरिका का क्या कहाँ का वो याद मत रखिए, है ना, बट वो क्या करते थे, मेज को जो है ना सोक और कुक करते थे इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, जिससे उनकी न्यूट्रिसिटी बढ़ जाए, नॉन टॉक्सिक हो जाए वो। समझ लो बात? तो ये जस्ट याद रखना, निक्सटमलाइजेशन ये टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, 3-year हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर सरोगेट मदर। माफ करना, ये द हिंदू से लिया गया था, ठीक है। GS2 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया, देखो कुछ सरोगेसी रूल्स उन्होंने चेंज किया है, जिसमें बोल दिया गया है सरोगेट मदर कौन होता है पता है? जैसे कोई कपल है, ठीक है, उनके 5 साल का शादी का हो गया है बट उनका बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो उस सिचुएशन में ये लोग सरोगेसी में जा सकते हैं। सरोगेसी में क्या करते हैं, इन कपल का ही स्पर्म और ओवम लिया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है, और फर्टिलाइज किया हुआ जो वो एम्ब्रियो रहता है ना, उसको अल्टीमेटली सरोगेट मदर के यूटेरस में डाल दिया जाता है। समझ रहे हो बात? तो उसी को कहते हैं सरोगेसी। क्लियर है ना? यहाँ पे बोला गया 3-year हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर सरोगेट मदर, जिसमें सरकार ने ये रूल बना दिया गया दैट इस कपल को अगर सरोगेट मदर का वो चाहिए तो इसको सरोगेट मदर को 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। और भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे लिमिटेड अटेम्प्ट्स,
मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो सरोगेट प्रोसीजर्स में किया जाता है ना सरोगेट मदर का, वो 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। अगर सोचो कोई सरोगेट मदर के ऊपर 3 बार से ज़्यादा प्रोसेस कर लिया गया तभी भी उनका बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, यू गो फॉर डिफरेंट अदर मदर, ठीक है, अदर सरोगेट मदर। नेक्स्ट इज अलाउड अबॉर्शन, मतलब एक सरोगेट मदर का इतना हक होता है दैट वो अगर चाहे, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गया राइट, तो उस केस में वो अबॉर्शन भी करवा सकती है विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। रेगुलेशन ऑफ प्राइवेसी क्लिनिक, एवरी प्राइवेट सरोगेट क्लिनिक, जो भी प्राइवेट सरोगेसी क्लिनिक हो गए दोस्तों, उनको 2 लाख रुपए से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट वहीं अगर गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट है तो उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है इस टाइप के रजिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट अवेलेबिलिटी, सरोगेसी क्लिनिक शैल हैव एटलीस्ट 1 गायनोकोलॉजिस्ट, 1 एनेस्थेटिक्स, 1 एम्ब्रियोलॉजिस्ट और 1 काउंसलर। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो क्या होना ही चाहिए अगर आपको इसका लाइसेंस पाना है तो। नेक्स्ट, मैरिज पीरियड, मतलब जो भी कपल को, जैसे मैंने बोला था ना, कपल को अगर आपको सरोगेट मदर से लेना है तो इन कपल का क्राइटेरिया ही दैट मिनिमम आप 5 साल शादी का हो जाना चाहिए आपका, उसके बाद ही आप सरोगेसी में जा सकते हो। Consent of surrogate. Under the surrogacy rule 2022, a surrogate mother has to give her consent through an agreement for giving up all her rights over her child. ठीक है, मतलब सरोगेसी रूल्स के तहत जो सरोगेट मदर है ना, उनको इतना लिख देना पड़ेगा दैट फ्यूचर में जो बच्चा होगा उस पर वो अपना क्लेम नहीं करेगी, ठीक है, एंड शैल हैंड ओवर द चिल्ड्रन एज सून एज शी इज परमिटेड टू डू सो बाय द हॉस्पिटल। उसको तभी हैंड ओवर भी कर देना पड़ेगा जब तक हॉस्पिटल का डायरेक्टिव आ जाता है। तो ये सब तो एक जस्ट एस्पेक्ट था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ न्यूज़ अभी भी 24 तारीख के छूटे हुए हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको मैं धीरे धीरे इवेंचुअली कवर कर दूंगा। मैं इसलिए आज पूरा नहीं किया जिससे आपके सिर के ऊपर एक साथ पूरा प्रेशर जिससे ना आ जाए, ठीक है। चलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे थे, पहले तो वो क्वेश्चंस डील कर लेते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चंस देखेंगे, क्यों। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर ग्राउंड फॉर एंटी डिफेक्शन? इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर 6 मंथ, आफ्टर अगर 6 मंथ होता ना तब तो एंटी डिफेक्शन के अंडर होता, बट बिफोर 6 मंथ में कुछ नहीं होता, राइट। तो ये तो खैर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर इन फेवर ऑफ मर्जर, नहीं, उस केस में भी एंटी डिफेक्शन नहीं होता है। तो दोनों, क्योंकि यहाँ पे बोला कि विच आर द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन, तो ऑफ कोर्स नीदर विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज इट शुड विन एटलीस्ट 3% ऑफ द सीट्स और एटलीस्ट 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन एन असेंबली इन एन जनरल इलेक्शन, बिल्कुल सही है। अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इंजॉयज ऑल द बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट करेक्ट, तो ऑफ कोर्स बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, 3 डेजर्ट तमिलनाडु, इसको तो कोई भी गलती नहीं कर सकता भाई, ये तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एनीवेज, तो सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा DBA, ठीक है, बिल्कुल सही है DBA। देखो यहाँ पे गलती कर दिया, हमीदुल इस्लाम आपने गलती किया, ठीक है। ये देखो, ये तो भाई बबीता ने यहाँ पर भी, इन्होंने दोनों ऑप्शन गलती किया है। DBA, नीलाक्षी सही है, हसल बसल ध्यान से देख लीजिएगा, DBA सही है। देखो BAA, अरे बाप रे, दोनों गलत है। अच्छा, A पहला वाला गलत है सर, DBA होगा, इनका भी दोनों गलत है, सही है, गलत है, दोनों गलत है। क्यों गलत कर रहे हो यार? अच्छा, दूसरे वाले ऑप्शन में शायद किसी ने ये नॉट नहीं देखा होगा ना, है ना, उसीलिए आप लोगों ने गलत कर लिया, उसीलिए ए देख रहा हूँ। ये सब भी ध्यान से देखिएगा यार, है ना, बिल्कुल यही सब में घुमा देते हैं ये लोग। देखो यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है। DB, अरे ये तो B होना चाहिए था, तेजोमय का भी गलत है। आज मतलब बहुत जनों ने गलत किया है यार। ये देखो गलत है, ये देखो गलत है, ये देखो गलत है, सब कोई गलत कर रहा है। Sir, have you not read all the comments every day? I was absent in the comment section that you have read yesterday. अरे यार, आप सिर्फ आंसर लिखो, ऐसा मत सोचो दैट बिल्कुल कमेंट्स देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, ठीक है।
ऐसा सोचिए मत, सिर्फ अपना करते जाइए, है ना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मानव का सही है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी फ्यूचर में भी सही करना है। एनीवेज, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CR Dhand 310। इट इज अ क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी ऑफ राइस allowed for cultivation in India. The Cuttack based National Rice Research Institute had released these new rice varieties. आपको बताना कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 not 2. Next, recently Negev desert was in news. It is located in which part of the world? South Asia, Middle East, Siberia या फिर Western Africa. Next, recently National Mobile Monitoring Software app was in news. It is related to keeping record of real-time Ayushman Bharat Abhiyan beneficiaries, monitoring the government hospitals, recharging FASTag from government recognized facilities, calculating attendance of NREGA workers. आपको बताना है इन चार में से कौन सा सही है। So anyways, we'll just wait for your answer to come. नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा आंसर, we'll wait for that. This was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye. Take care. Thank you guys.